वेलकम करता हूं आप सभी को, जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट जो कि 26वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले अभी तक आप 25 वीडियो नहीं देखे हैं, ज़रूर जाके देखिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी डाल चुके हैं, बहुत सारे आपको कंटिन्यू थ्योरी चल ही रहा है। तो इतना आपको ज़रूर समझना चाहिए कि जितना आपको पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए वह सारे के सारे आपको पढ़ा दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी बहुत जल्द। लगभग आपका यूँ कहा जाए तो दिसंबर आधा तक आपके 100% सिलेबस समाप्त हो जाएंगे। समझ गए? दिसंबर आधा कहिए या दिसंबर पूरा कह लीजिए, 100% सिलेबस समाप्त हो जाएगा। समझ गए? तो इस हिसाब से हम लोग फिर उसके बाद चलेंगे प्रैक्टिस के तरफ, रिवीजन के तरफ। तो आपको मार्च तक जो है रिवीजन कराया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर हम लोग चलेंगे नए सेशन के तरफ। समझ गए? यानी 23 से 24 के लिए। लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे 23 से 24 का। अभी जो भी होगा हम इसी 22 से 23 के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सभी जगह कहीं भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यूपी में वो सबसे तेज एग्ज़ाम होता है तो 21 नवंबर से है। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न है आपके सामने में। प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में लिखना है। अब आपसे भी इन्वायरमेंट हाइजीन के बारे में 5 नंबर में पूछा जा सकता है शॉर्ट प्रश्न में। तो इन्वायरमेंट हाइजीन को कैसे जो है हम लोग जानेंगे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करना पड़ेगा ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे, उसके बारे में हमको लिखना है। ओके, बहुत लोग को लगता है कि पर्यावरण स्वच्छता हो गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब पर प्रश्न आते हैं। समझ गए? लेकिन सब लोग जानते रहते हैं कि ये तो हम लिख देंगे, हमारे हाथ की मन की बातें हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब पर हम खुद से लिख लेंगे। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो लिख नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न नहीं है कि वह इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं इसके पीछे कि हम इसको कर लेंगे। समझ गए ना? लेकिन कभी पढ़े नहीं रहते हैं उस चीज़ को, इसलिए कि वो चाहते वो सोचते हैं कि हमको ये तो आता ही है, जिस कारण जब लिखने बैठते हैं तो लिखाता नहीं है। समझ गए? चलिए, कहता है किसी भी विकार के होने में 3 कारक महत्वपूर्ण है। माय डियर, किसी भी समस्या बीमारी के होने के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण होता है। एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट, और एक होता है आपका इन्वायरमेंट। ये 3 चीज़ आपके बीमारी को लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। इस तीनों में से अगर कोई भी चीज़ एक अनुपस्थित हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, तो व्यक्ति बीमार होगा ही नहीं। तो जो भी व्यक्ति बीमार होता है, संक्रमण होता है, तो उसमें एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समझ गए? तो यही है, कोई भी विकार होता है 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। 3 कारक आप लोगों को एपिडेमियोलॉजी के त्रिक नियम में पढ़ाए थे कि यही 3 होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर रोग प्रवेश करता है। समझ गए? ये 3 में से अगर कोई भी अनुपस्थित होता है तो बीमारी व्यक्ति में नहीं होता है, और यही 3 होस्ट जो है एपिडेमियोलॉजी के त्रिक कहलाता है। समझ गए? तो यही चीज़ होता है, वो तो पढ़ा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर यदि वातावरण अस्वच्छ है, मतलब गंदा है, तो उसमें मच्छर होंगे, मक्खी इत्यादि प्रसार बढ़ता है, वह रोग होने की रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अब ये तीनों उपस्थित रहता है तो रोग होता है। रोग कैसे होता है? अगर इन्वायरमेंट मानिए गड़बड़ है, गंदा है, तो इन्वायरमेंट आपके आसपास के पर्यावरण अगर गंदा है तो उसमें बहुत सारे मच्छर मक्खी होंगे जो आपके भोजन जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, काटेंगे मच्छर। समझ गए? मक्खी होगा तो वह आपके गंदे जल से या गंदे चीज़ों को लेकर आपके भोजन पर बैठेगा, और वो आप निगलेंगे, निवाला लेंगे, तो उससे संक्रमण होता है। तो यही जो है उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। समझ गए? इसको अच्छे से आप समझिए। परिभाषा के तौर पे पर्यावरणीय स्वच्छता शरीर विज्ञान की एक सहायक शाखा है जो मानव शरीर के पर्यावरण और उसके प्रदूषण तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में बताती है। समझ गए? पर्यावरणीय स्वच्छता हेतु आवश्यक बातें। देखिए, पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता जो होता है कि यह हमें जो है एक प्रकार से हमारा जो है विज्ञान का ही शाखा है। इन्वायरमेंट हाइजीन एक अलग जो है, आप लोग को इसमें इन्वायरमेंट हाइजीन क्यों पढ़ाया जाता है? पर्यावरणीय स्वच्छता इसका एक पार्ट ही बांट दिया गया है, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जान सके कि पर्यावरण के दूषित होने से क्या होगा, पर्यावरण को साफ रखने से क्या होगा। इसीलिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बीमारी उत्पन्न होगा उसमें 3 फैक्टर में एक फैक्टर पर्यावरण का भी होता है। तो पर्यावरण साफ रखिएगा तो बेहतर रहेगा, स्वच्छ रखिएगा तो जीवन भी, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। अगर पर्यावरण गड़बड़ होगा, गंदा होगा, दूषित होगा, और चूँकि इसी पर्यावरण में
इसमें ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो बीमारी के अनेकों कारण होंगे, और आजकल वही चल रहा है, बहुत सारे बीमारी लोगों में फैलते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण दूषित होने से, गंदा होने से ही आजकल लोगों में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो यही चीज़ें हैं, पर्यावरण स्वच्छता का मतलब होता है कि यह एक विज्ञान की शाखा है जो मानव शरीर के पर्यावरण, समझ गए ना, जो मानव के आसपास के पर्यावरण व उसके प्रदूषण के प्रति, प्रदूषक तत्व जो है जिसके द्वारा प्रदूषण वातावरण में होता हो, उसके क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में यह इन्वायरमेंट बताता है। इन्वायरमेंट, समझ गए, पर्यावरण। अब ये पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें हैं स्वच्छता के लिए जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो चलिए कुछ बातें को हम लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोग भी रखिएगा। रोग से बचाव हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। अब आपको पर्यावरण स्वच्छता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके सीधा सीधा जीवन पर प्रहार करता है, सीधा सीधा आपके लाइफ पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो ऐसे में पर्यावरण स्वच्छता बीमारी से बचाव के लिए, रोकथाम के लिए जो है प्रमुख कुछ बातें को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसके द्वारा आप पर्यावरणीय स्वच्छता अच्छे से रख सकते हैं। जैसे समुदाय में पर्याप्त, चूँकि हम लोग कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं तो समुदाय की ही बात करेंगे। समुदाय में पर्याप्त संख्या में शौचालय का निर्माण कर उपयोग करना चाहिए ताकि ओपन डिफेक्शन प्रैक्टिस में कमी हो। ओपन डिफेक्शन के मतलब खुले मैदानों में मल जो त्यागता है लोग, जैसे खेत उत में, रोड के साइड में, उन सभी में कमी आए। जब इसमें कमी आएगा तो संक्रमण आपके आसपास पर्यावरण में कम होंगे। तो उसके लिए हम लोग शौचालय का निर्माण और उसका उपयोग करना चाहिए, पहला पॉइंट। ओके, आगे है ग्रामीण समुदाय, मतलब गांव के इलाके में, कच्ची बस्तियों में, समझ गए, कच्ची बस्तियों में ओपन डिफेक्शन से मना करे व उसके दुष्परिणाम बताए। अब खास कर देखा जाता है कि गांव के एरिए में, समझ गए, या जहां पे कच्ची बस्ती होते हैं, शहर में भी देखते होइएगा जहां पे झुंड के झुंड लोग रहते हैं झोंपड़ियों बनाकर, तो उधर देखिएगा बहुत ज़्यादा गंदगी, रोड के साइड में ही मल मूत्र त्यागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको तो पता नहीं रहता है कि शौचालय में जाने से क्या फ़ायदे होंगे और शौचालय में नहीं जाने से, खुला मैदान में मल त्यागने से क्या दुष्परिणाम होंगे। तो इन सब चीज़ों को उनको बताना चाहिए गांव में, कच्ची बस्तियों में, ताकि खुले जगहों पर मल त्यागने से बचे, समझ गए, जिससे पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। यदि शौचालय उपलब्ध नहीं है तो लोगों को जल स्रोतों के पास, आवास के पास, खेल के मैदान में मल त्याग न करने हेतु कहे। मान गए अब सब लोग के पास, गांव में या गरीब लोगों के पास जो झुग्गी में रहते हैं शहरों में, उनके पास हो सकता है शौचालय की व्यवस्था न हो, तो उनको ये चीज़ बताना चाहिए कि ठीक है, आपके पास अगर शौचालय नहीं है तो एट ए टाइम तो बन नहीं सकता है, तो जब तक आप बाहर मल त्यागते हैं तो उसमें ये चीज़ को ध्यान रखिए कि जहाँ घर हो, जहाँ आवास हो किसी का, जहाँ पानी का कोई स्रोत हो, समझ गए, खेल के मैदान हो, मतलब वहाँ आप ना करें जहाँ पे व्यक्तियों का आवाजाही लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे उस आसपास मल त्याग ना करें, उससे दूर मल त्यागे, समझ गए, जिससे उस आसपास के वातावरण पर इफ़ेक्ट कम होगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें का करना चाहिए। बच्चे को शौच के बाद सही प्रकार से हाथ धोनी चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शौच जब बच्चा करे तो उसको अच्छे से हाथ को धोनी चाहिए। शौचालय जो सार्वजनिक हो कि नियमित रूप से साफ सफाई की जानी चाहिए, समझ गए। जानवरों के मल को भी घरों तथा पानी के स्रोतों से दूर रखें। अब मल हो या आदमी का मल हो या जानवर का मल हो, समझ गए, उसको क्या करना चाहिए, घरों से दूर ही रखना चाहिए, और पानी जहाँ हो आसपास उसके स्रोतों से भी दूर रखें, क्योंकि रिसाव होकर अंदर जाएगा और वही पानी आप लोग पीजिएगा, समझ गए ना। पशुओं के मल निस्तारण हेतु बायोगैस संयंत्र व खाद गड्ढों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोग देखते होइएगा पहले, कुछ समय पहले जो है एक ऐसा गोला सा बना रहता था और इसमें गोबर उबर जो है, जो भी मल आता था बैल भैंस का, उसको इसमें डाल दिया जाता था। यह जो है गोबर गैस संयंत्र का काम करता था, जिससे संक्रमण भी कम होता था और इसका उपयोग भी कर लिया जाता था, समझ गए ना। उसके बाद है घरों का कचरा सड़कों पर फेंकने के बजाय उसे एकत्रित कर उन्हें उचित जगहों पर डालें, समझ गए ना।
अब कचरा देखते होइएगा, लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, पानी खाली किए इधर उधर फेंक दिए। तो नहीं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कचरा होता है तो एक जगह कलेक्ट कीजिए और कचरा वाला आता है उसको दे दीजिए डस्टबिन में, या फिर उसको सही जगह पर डिस्पोज करना चाहिए, समझ गए। दुकानों के बाहर दुकानदार कूड़े के डिब्बों को कचरा ना डाले। अब मान गए दुकानदार है तो दुकानदार को भी अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है काम करना चाहिए। अपने दुकान के बाहर जो सीधे डब्बे उब्बे हो या कोई चीज़ फेंक देते हैं, समझ गए, उनको ये सब चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए। और जो भी कचरा हो उसको सही जगह पर रखना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाए कर डस्टबिन का प्रयोग करें व वातावरण को साफ रखा जाए। अगर सार्वजनिक जगह जो बहुत सारे लोगों का आवाजाही जहाँ पर रहता है, जैसे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, ये सब सार्वजनिक जगह होता है, तो इन सब जगहों पर जो है क्या करना चाहिए, डस्टबिन है उसका प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर कोई भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, समझ गए। ये हो गया। और साथ में चाहें तो और सारे पर्यावरण स्वच्छता के लिए और सारे चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ गए। और सारे चीज़ को, जैसे फालतू के चीज़ों को आवासीय क्षेत्र में नहीं जलाना चाहिए, समझ गए। बैल भैंसी का मृत जो शरीर होता है उसको जो है इधर उधर नहीं जो है डालना चाहिए, गड्ढे में डालना चाहिए, समझ गए। तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण के एक तौर पे आप शिक्षा के नाम पर लिखिए कि क्या नहीं करना चाहिए, लोगों में क्या जो है हम संदेश देंगे पर्यावरण के स्वच्छता के लिए। तो उसी चीज़ को लिखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इतना सारा चीज़ बता दिए, और सारे चीज़ आपको लिखना है, लिखिएगा। जैसे समझ गए ना, तो ये सारे चीज़ होता है, तो ये सारे चीज़ होता है, ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार है कि पर्यावरण को स्वच्छता बनाए रखने के लिए और क्या क्या चीज़ को जो है हम शामिल करेंगे, समझ गए। जैसे होता है कभी कहीं देखते होइएगा कि कोई जानवर मिल गया, मर गया और सीधा उसको रोड के साइड में फेंक देता है गड्ढे में, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होगा, समझ गए, कि सूक्ष्म जीव वातावरण में फैलेगा और बीमारी उत्पन्न करेगा। तो वैसे उसका भी जो है हम लोग शिक्षा देंगे, वैसा नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। तो ये तमाम सारे चीज़ें हैं जिसको आप लिखिएगा, समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है पर्यावरण स्वच्छता का, आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा, समझ गए। पर्यावरण स्वच्छता का में एनवायरनमेंट हाइजीन का मतलब ही होता है कि पर्यावरण एकदम साफ़ और स्वच्छ हो, समझ गए। अब इस साफ़ और स्वच्छ के लिए आप जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो रोग उत्पन्न होने वाला जो 3 कारक होता है, 3 फैक्टर होता है, उसमें एक पर्यावरण भी होता है। और यह पर्यावरण अगर स्वच्छ होगा तो हमारा जीवन भी स्वच्छ होगा, समझ गए, हमारा लाइफ भी अच्छा होगा। अगर पर्यावरण गंदा होगा तो बहुत सारे रोग होने लगेंगे। तो यही जो है पर्यावरण स्वच्छता होता है। ओके, अब ये पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ आप लिखेंगे, पॉइंट में 15-20 पॉइंट जितना भी सोच सकते हैं लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया आपके इंग्लिश, ऊपर में मैंने दे दिया है, अब आप लोग यहाँ पे कीजिएगा। अब एक प्रश्न और आता है यहाँ पे, क्या प्रश्न आता है आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज कौन सा है बताइए, समझ गए। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो हम लोग आगे पढ़ा ही देंगे, बाकी आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि वैक्सीन प्रिवेंटिव जो है डिजीज कौन सा है। मतलब प्रिवेंटिव मतलब होता है रोकथाम बचाव वाला, समझ गए। तो डिजीज मतलब वैक्सीन के द्वारा कौन सा रोग है जिसको रोकथाम किया जा सकता है, साथ में उसका सूची भी बनाना है कि कौन कौन से रोग है जो वैक्सीन के द्वारा रोकथाम किया जाता है, तो उसका सूची भी बनाना है, समझ गए। आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी को हिंदी में हम लोग टीका निरोध बीमारी कहते हैं, मतलब टीका के द्वारा उससे जो है निरोध किया जाता है, वैसे बीमारी को उसका सूची भी जो है लिखना है। तो चलिए हम लोग ज़रूर लिखेंगे, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे कहता है टीका निरोध बीमारी वैक्सीन प्रिवेंटिव जो है डिजीज, ऐसी सभी संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियाँ जिनको वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रतिरोधकता इम्यूनिटी उत्पन्न कर इन रोगों को होने या फैलने से रोका जा सकता है, ऐसी बीमारियों को वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी कहा जाता है, जैसे पोलियो, BCG। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज का मतलब होता है टीका निरोध बीमारी। टीका निरोध बीमारी का मतलब होता है कि हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि संक्रामक बीमारी, समझ गए, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि संक्रामक बीमारी या असंक्रामक बीमारी, हमसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऐसा बीमारी है जो टीका के द्वारा वैक्सीन देकर रोकथाम किया जा सकता है, समझ गए। तो इसमें संक्रामक बीमारी भी आ जाएगा और असंक्रामक बीमारी भी आ जाएगा, समझ गए ना। तो दोनों बीमारी आ जाएगा, चूँकि दोनों बीमारी के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन बना है
और जो वैक्सीन से रोकथाम कर सकते हैं वो सारे बीमारी को हमको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही है कि वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंटेल मतलब रोकथाम वाला कौन कौन सा बीमारी है जिसके द्वारा वैक्सीन से रोकथाम कर सकते हैं, उस सब का सूची बनाना है। समझ गए? तो ऐसी सभी संक्रामक और असंक्रामक बीमारी जो वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन लगा के, समझ गए, टीका के द्वारा बॉडी में इम्यूनिटी जो है उत्पन्न करके इन रोगों से रोका जाता है फैलने से और रोगों को होने से, यही भी जो है बीमारी को वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां कहा जाता है। समझ गए? अब कोई भी वैक्सीन जो दिया जाता है टीका, तो वह क्या करता है, उस बीमारी के लिए इम्यूनिटी तैयार करता है बॉडी में। समझ गए? जो उस बीमारी के लक्षण होने पर उसे ख़त्म करता है, नष्ट करता है वैक्सीन, जब इम्यूनिटी उत्पन्न होता है। तो वैक्सीन का काम ही होता है बॉडी में जाकर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएगा, इम्यूनिटी को तैयार करता है उस बीमारी के लिए जो बीमारी का वैक्सीन लगा है। समझ गए ना? तो यही चीज़ें होता है। समझ गए कि प्रिवेंटिव डिजीज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी वह बीमारी है जिसमें संक्रामक और असंक्रामक सभी प्रकार के बीमारियों के लिए वैक्सीन को लगाया जाता है और लगाकर इम्यूनिटी उत्पन्न किया जाता है, और यह इम्यूनिटी बॉडी में क्या करता है कि उस बीमारियों के प्रति जो है लड़ता है और रोगों को फैलने से और रोकथाम करता है। समझ गए? और यही जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी कहा जाता है। पोलियो जैसे हो गया आपका पोलियो, BCG, इसका भी वैक्सीन दिया जाता है। समझ गए? अब हम लोग को इसका सूची बनाना है। यहाँ पे तो इंग्लिश दे दिए हैं, अब हमको सूची बनाना है कि भाई मेरे कौन कौन सा ऐसा रोग है जिसको जो है वैक्सीन के द्वारा रोकथाम किया जा सकता है, उसका सूची बनाना है। आपसे भी पूछा जा सकता है। समझ गए? पहला है BCG, टीबी के लिए बच्चा में दिया जाता है। डिप्थीरिया, जिसमें DPT होता है। समझ गए? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस नीचा होगा, पता चल जाएगा। ये भी तीनों बीमारी है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, इसके लिए भी वैक्सीन लगता है। समझ गए? मिजल्स, खसरा, MMR का टीका पता है ना, मम्स, मिजल्स, रूबेला, तीनों के लिए। तो मिजल्स हो गया। समझ गए? याद रखिएगा, देखिए 6 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। DPT, MMR, 6 तो ऐसे ही हो गया। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, मम्स, मिजल्स, रूबेला, 6 तो ऐसे ही याद हो गया। एक होता है आपका IPV, पता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। एक होता है OPV, पता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। समझ गए ना? HCV होता, हेपेटाइटिस के लिए होता है। समझ गए? तो ये सब जो है आपकी बीमारी है और इसके लिए वैक्सीन तैयार है। समझ गए? मम्स हो गया, उसके बाद इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा सीजनली होता है, जिसको हम लोग फ्लू भी कहते हैं, H1N1 वायरस से होता है। समझ गए? हर्पीज जोस्टर, समझ गए? हर्पीज जोस्टर। उसके बाद है मेनिंजोसिल डिजीज। समझ गए? मेनिंजोकोकल डिजीज होता है, रोटा वायरस होता है, टिटनेस होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस A होता है। ये सब रोग संक्रामक और असंक्रामक हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन सबके लिए है। हेपेटाइटिस B, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसोला, चिकनबैक्स के लिए वेरिसोला जोस्टर, रूबेला, निमोनोकोकल डिजीज, कोविड-19 भी एक जुड़ गया है। समझ गए? तो ये आपके कुछ बीमारी के नाम दिए गए हैं, 12, 10, 15। इसका नाम अच्छे से तैयार रखिएगा दिमाग में, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर पूछेगा कि भाई टीका निरोध बीमारी के बारे में बताइए, सूची बनाइए, तो लिख दीजिएगा सूची में। ठीक है? BCG, डिप्थीरिया पर्टुसिस, इन्फ्लुएंजा टाइप B, समझ गए? मिजल्स, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, H1N1, हर्पीज जोस्टर, मेनिंगोकोकल डिजीज, रोटा वायरस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसेला जोस्टर, रूबेला, न्यूमोनोकोकल डिजीज और जो है कोविड-19। ये सब याद रखिएगा। ओके? अब आता है एक और ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने में आता है। प्रश्न है TB एंड इट्स प्रिवेंटिव, मतलब TB और उसके बचाव। TB क्या होता है और उसको बचाव कैसे करेंगे? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे TB और उसका बचाव है। आपसे एग्ज़ाम में एड्स, समझ गए? एग्ज़ाम में आपको एड्स और इसके बचाव के बारे में भी पूछ सकता है। समझ गए? हो सकता है आपको जो है और भी कुछ संक्रामक बीमारी है जिसके बारे में जो है वह होता क्या और उसका क्या बचाव करेंगे, ये सब जो है। तो बचाव में देखिए, बचाव में स्वास्थ्य शिक्षा भी लिखना है कि क्या क्या बातों को जो है हम बताएंगे रोगियों के लिए। उसमें अगर मान गए कोई वैक्सीन संभव है तो वैक्सीन के नाम भी लिखेंगे। समझ गए? और जो है संक्रामक बीमारी होगा तो स्वच्छता के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा आप लोग। समझ गए ना? और यही सब जो है रोकथाम करने का उपाय होता है, बाकी यही है। समझ गए? चलिए,
संक्रामक बीमारी होगा तो मास्क भी ज़रूर लगाएगा। तो ये सारी चीज़ को लिखना है रोकथाम में। देखिए टीबी क्या होता है, तो टीबी को हम लोग क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, समझ गए, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं इंग्लिश में। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, समझ गए। क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, पहले ये याद रखिए, समझ गए, इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब जैसे ही टीबी होता है तो किसी व्यक्ति के फेफड़ा में ही इन्फेक्शन होता है, समझ गए, और जब फेफड़ा में इन्फेक्शन होगा तो व्यक्ति को जो है क्या होगा, खांसी होगा, समझ गए, सांस लेने में समस्या होने लगेगा पेशेंट को, समझ गए, ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा तो शरीर पीला होने लगेगा। तो तमाम ऐसे टीबी में होने लगता है, समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। यह जो है यह कहाँ कहाँ हो सकता है टीबी फैलने से, तो टीबी फैलने से आपके आंत में भी टीबी हो सकते हैं, जो मस्तिष्क को जो आवरण है मेनिनजिस उसमें भी टीबी हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, ज्वाइंट में हो सकता है, लसिका ग्रंथ लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है, त्वचा में भी जो है टीबी हो सकता है, शरीर के अन्य ऊतकों को भी यह प्रभावित कर सकता है, यह ऊतक, यह जो है टीबी। तो टीबी अन्य देखते हुए किसी को कहता है ब्रेन टीबी हो गया है, समझ गए, फेफड़ा के तो होबे करता है, कभी कभी सुनिएगा कि ब्रेन टीबी हो गया है, समझ गए, आंतों में टीबी पकड़ लिया है, ऐसा सुनते हैं ना, त्वचा स्किन टीबी हो गया है। तो ये सब चीज़ें होते हैं यहाँ पे भी जो है आपके टीबी। ओके, मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो इनमें टीबी होता है वह ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ही होता है, फेफड़ा वाला ही होता है। फेफड़ा वाला बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। अब ये फैलता कैसे है, टीबी के बारे में जान गए, कहाँ कहाँ हो सकता है, सबसे ज़्यादा कौन होता है जान गए। अब इस चीज़ को जानिए कि यह फैलता कैसे है व्यक्तियों में। तो देखिए क्षय रोग मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा फैलता है। अब ये ड्रॉपलेट संक्रमण, बिंदुक संक्रमण क्या होता है, तो बिंदु संक्रमण वह संक्रमण होता है जो खांसने से, छींकने से, थूकने से, तेज बोलने से होता है। अब जैसे व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा, तेज बोलेगा तो उसके मुँह से जो है छींटा निकलेगा, लार के रूप में जो थूक होता है उसको जो है छींटा निकलेगा, उसमें से निकल भी जाता होगा सामने किसी को देखते हुएगा तो उसके निकले जो छींटा होता है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एक जीवाणु होता है, और वह एक नॉर्मल व्यक्ति में अगर प्रवेश कर जाएगा, अंतः श्वसन मतलब श्वसन कर लिया जाएगा, चूँकि कोई व्यक्ति सामने है और सामने से खांसेगा, छींकेगा, बोलेगा कस के तो छींटा आएगा और उसको एक नॉर्मल व्यक्ति ग्रहण कर लेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह भी संक्रमित हो जाता है, समझ गए। जैसे मानिए इधर कोई व्यक्ति है, समझ गए, ए व्यक्ति है, ए बोला, समझ गए, ए बोला, इसके मुंह से छींटा निकला थूक का कुछ भी चीज़ का, और इधर एक सिंपल व्यक्ति है इसके सामने खड़ा नॉर्मल। अब मान गए ये भी तो श्वसन कर ही रहा है तो ये इसके मुंह से जो छीका उका आया थूक का बोलने के समय तो यह ग्रहण कर लेगा श्वसन के माध्यम से, तो इसके अंदर भी जो है टीबी का बैक्टीरिया चल जाएगा, तो इसको भी अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो इसको भी हो जाएगा, समझ गए, ये चीज़ें होता है। तो ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा मुख्य रूप से ये होता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्षय रोग नियंत्रण व बचाव क्षय नियंत्रण का मूल सिद्धांत है। क्षय रोगियों का नियंत्रण और क्षय रोगियों का बचाव ही इसका मूल सिद्धांत होता है। तो इसका बचाव और नियंत्रण कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रोगी का पता लगाते हैं। रोगी का पता नहीं लगाएंगे तो संक्रमण और ज़्यादा फैलते जाएगा एक से दूसरे में। तो सबसे पहले रोकथाम में रोगी को पता लगाना होगा। तो क्षय रोग का नियंत्रण कार्यक्रम का पहला कदम समुदाय में सभी रोगियों को जल्दी पता लगाना है। अब क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी किया गया है, संशोधित तपेदिक राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इसके लिए इस कार्यक्रम में होता है कि सबसे पहले क्षय रोगियों को पता लगाया जाता है जल्दी से जल्दी कि कौन कौन रोगी किस समाज में, किस गांव में टीबी क्या है। उसके लिए बलगम का बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण कराया जाता है, बलगम का टेस्ट, स्पुटम का, ओके, सीने का एक्सरे, ट्यूबरकुलोसिस का परीक्षण किया जाता है, ट्यूबरकल टेस्ट आदि विधियां के द्वारा जो है पता लगाया जाता है। टेस्ट होगा तभी ना पता लगेगा, तो ये सब टेस्ट करके इसे पता किया जाता है, और जब पता हो जाएगा तो उसका इलाज चलेगा, तो संक्रमण जो है अन्य लोगों को कम होगा। ऐसे नहीं पता रहेगा तो सबसे मिलता जुलता रहेगा, सबको हो जाएगा, समझ गए।
कीमोथेरेपी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए उपयुक्त इलाज है। पेशेंट को वही कीमोथेरेपी या इसी को जो है हम लोग डॉट्स के रूप में, तो ये कीमोथेरेपी इसका उपयुक्त इलाज होता है इसके लिए। ओके, बीसीजी का टीका बच्चे में ही दे दिया जाता है ताकि टीबी से बचा जाए, तो बीसीजी का टीका भी बचाव रोकथाम करता है। ओके, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय के लोगों में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लोगों में ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है, कैसे रहने से होता है, इन सब के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए ताकि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और लोग ऐसे चीज़ों से बचे जिससे टीबी हो। ओके, डॉट्स थेरेपी जिसमें मरीजों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के देख रेख में दवाई दी जाती है। टीबी वाले पेशेंट के लिए डॉट्स थेरेपी होता है जो अपने नज़दीकी जो है पीएचसी पर, प्राइमरी हेल्थ केयर पर जाकर वहाँ पे जो है डायरेक्ट जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है उसके सामने यह दवाइयाँ दिया जाता है, समझ गए। इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। मास्क लगाने रखना चाहिए हमेशा। ऐसा पेशेंट जिसको मान गए टीबी है तो उसको हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए बाहर जाएं तो, समझ गए। साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है, गंदगी से भी फैल सकता है। अच्छे पोषण देनी चाहिए। अब जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसको आप अच्छे से चाहते हैं कि इसका जीवन अच्छा हो, तो उसके लिए एक पोषण का भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है टीबी के कंडीशन में। तो ये सारे रोकथाम है और सारे चीज़ को अगर आपके अंदर दिमाग में आता हो आइडिया कि हम इन चीज़ों को करके टीबी को रोकथाम कर सकते हैं, तो और सारे चीज़ों को आगे लिखिएगा तो बेहतर ही होगा, कॉपी फुल होगा। बाकी मैं 5 नंबर में पूछेगा तो उसके लिए मैं इनफ यहाँ पर बता दिया हूँ, इतना काफ़ी है 5 नंबर के लिए, समझ गए। बाकी आप लोग अच्छे से इसको लिखिए, समझिए। 6 रोग और उसको कैसे बचाव करना है मैंने आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखा है, तो आप जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।